आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात कहते नहीं थकते, लेकिन मरकज में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद आरएसएस और दीगर हिंदू तंजीमें लगातार अक़लियतों के खिलाफ जहर अफशानी कर रही हैं। कभी लव जिहाद की अफवाह फैलाई जा रही है तो कभी ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा और जो हिंदू तहजीब को नहीं मानते हैं उन्हें मुल्क छोड़कर चले जाना चाहिए। क्या मोदी हुकूमत बनने के बाद से फिरका परस्ती के हौसले बुलंद हो गए हैं? क्या आरएसएस भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम के तहत काम कर रहा है? ऐसे खतरनाक मंसूबों से मुल्क के सेकुलरिज्म और जमहूरियत को कितना खतरा है? मोदी हुकूमत ऐसी हिंदुत्ववादी तंजीमों से कैसे निपटेगी? इन मौजूआत पर बहस में शिरकत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम दानिश्वर मौलाना मकसूदुल हसन कासमी साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तुलबा यूनियन के साबिक सदर शहजाद आलम बर्नी साहब, सामाजिक कारकुन शबनम खान। आप सभी का आलमी स्टूडियो में खैर मकदम है। इसके साथ ही दिल्ली के से हमारे साथ ओबी वैन के जरिए बराह रास्त जुड़ेंगे बीजेपी के सीनियर लीडर सुधांशु मित्तल साहब और लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के लीडर और नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरशद खान साहब। आप सभी का खैर मकदम है। तो नाजरीन, आइए शुरू करते हैं खुली बहस। मरकज में बीजेपी की हुकूमत में आने के बाद जहां आरएसएस हिंदू नेशन का राग अलाप रही है, वहीं लव जिहाद के नाम पर कई तरह के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। लोगों के जहन और दिमाग में डालकर मुल्क की यकजहती को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या है इसके पीछे की साजिश? आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। लव जिहाद का जो मामला आया है ये खतरनाक है और इस पर चिंता करना चाहिए। ये सीधा सीधा धर्मांतर और नवीन जिहाद का विषय है। ये देश को तोड़ने का विषय है। मुस्लिम लड़के तैयार किए जाते हैं। सुना आपने, इस जहर आलूद प्रोपेगेंडे के जरिए नफरत की फिजा हमवार करने की ये कोशिश नहीं तो और क्या है। हद तो ये है कि 2014 के आम इंतखाबात से खुद को सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाली बीजेपी ने सो कॉल्ड लव जिहाद को अपनी मथुरा मीटिंग के एजेंडे में शामिल किया, जबकि मुल्क का आईन किसी भी बालिग शख्स को अपनी रजामंदी से किसी भी मजहब में शादी करने, एक साथ रहने का अख्तियार देता है। कानूनी तौर पे तो अगर एक मर्द या औरत बालिग हैं तो अपनी मर्जी से दोनों शादी कर सकते हैं बिना किसी मजहब की बैरियर के, इर्रेस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजन्स। तो चाहे वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। और इसके लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट हमारे यहाँ फॉर्म्ड किया गया है। और हकीकत ये भी है कि जिन मामलों को बुनियाद बनाकर बीजेपी इस जहरीले इस्तिलाह को हवा दे रही है, उनमें न तो अब तक कोई सच्चाई सामने आई और न ही किसी अदालत ने उन पर सच की मोहर लगाई है। एक भी केस आज तक ये नहीं सुना जिसमें कोर्ट ने ये कहा हो कि मैरिज जो है वो रिलीजन में नंबर बढ़ाने के लिए की गई है, बल्कि कुछ कोर्ट्स ने ये तो कहा है कि मैरिज के लिए रिलीजन चेंज हुआ है। तो फिर क्या है इसकी हकीकत? क्या है इसके पीछे साजिश? एक पॉलिटिकल एजेंडा है। इसको यथार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हजारों ऐसे केसेस हमें मिल जाते हैं जहां लड़का गैर मुस्लिम हो और लड़की मुसलमान है। इस जुमले का इस्तेमाल करके और जो संघ परिवार है, बीजेपी है, वो दंगे फसाद कराना चाहती है। ये कहना कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है साजिश के तहत, इस्लाम में इसकी इजाजत ही नहीं है। जो मुसलमान होता है, इस्लाम कबूल करता है, जरूरी है कि दिल के साथ कबूल। अब आप खुद ही तय कीजिए कि जब सारे हकाइक इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ हैं, तो कहीं बीजेपी मुस्लिम समाज के बिलमुकाबिल दूसरे मजाहिब के लोगों को खड़ा करके अपना सियासी उल्लू सीधा करने की कोशिश तो नहीं कर रही? मुल्क का आईन आपके सामने है, इस प्रोपेगेंडे की हकीकत आपके सामने है। अब फैसला आपके हाथ है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन विक्रम के साथ अब्दुल जब्बार खान, आलमी समय। नाजरीन, आपने ये रिपोर्ट देखी और जाहिर सी बात है पिछले चंद हफ्तों में जिस तरह से लव जिहाद को लेकर के बातचीत हुई और बिल्कुल इस तरह से कहा जा रहा है जैसे ये एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है मुस्लिम नौजवानों के जरिए। लोग इस बात को शायद भूल गए हैं कि इस तरह की चीजें हर माशरे में, हर सोसाइटी में, हर मुल्क में होती है। जहां भी नौजवान तबका होता है वहां पर इस तरह की चीजें बिल्कुल फितरी और वाजिब है। लेकिन जिस तरह से पिछले हफ्तों इसको एक मजहब के साथ जोड़ करके देखा गया, उससे ये लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों के हाथ में एक
नया हथियार मिल गया है जो कहीं ना कहीं इस पूरे खित्ते में इस्लाम को, मुसलमान को बदनाम करना चाहते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक सदर हैं। उनसे बातचीत करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये नौजवान हैं और इन्होंने यूनिवर्सिटी का एक अपना करियर तय किया है और आज इस मुकाम पे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये लव जिहाद है क्या, लव जिहाद की हकीकत क्या है, क्या इसके पीछे भी किसी तरह की वो साजिश देखते हैं। शहजाद, जहां तक बात जो बीजेपी ने प्रोपेगेंडा शुरू किया है हिंदुस्तान को एक तोड़ने के लिए, मैं इसके जो लिटरल मीनिंग पे जाना चाहूंगा। लव जिहाद, तो दोनों चीजें अगर देखी जाएं तो लव और जिहाद, जिहाद के लिटरल मीनिंग पे जाइए, आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे मत जाइए कि जिहाद बेसिकली है क्या। जिहाद जो है किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है और जिहाद का मतलब ये होता है कि आप उस हद तक कोशिश करें कि जब तक उसे पा न लें कोशिश करते रहें। तो और अगर आप लव के बारे में बात करें और आशिकी के बारे में बात करें तो मैं शुरू से मानता हूं कि आप ताजमहल से लेकर शुरू कर दिए, मुमताज से लेकर के, तो आशिक तो हमेशा से जिहादी हुए हैं और उन्होंने जिहाद किया है और उस हद तक है कि जहां तक आप सोच नहीं सकते। दूसरी चीज, अब अगर इसको हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो आरएसएस और जो बीजेपी, आरएसएस जो ये कहना चाह रही है कि साहब आप हिंदू लड़की है और मुसलमान लड़का है और उसको जबरदस्ती से जो है उसको मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। पहली चीज कि आरएसएस की जो तरीका है, जो काम करने का जो तरीका है, उसमें जब प्रचारक आप बनते हैं तो ये चीज पहले ही रख दी जाती है कि आप शादी नहीं करेंगे। तो जो लोग शादी ही नहीं मानते, कि जिन लोग का कहना यह है कि अगर आपको अपना प्रचार करना है तो आप शादी ही नहीं करें, तो उनको दूसरे की शादी से प्रॉब्लम क्या हो रही है? उनको आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है कि कोई लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता। दूसरी चीज कि अगर किसी ने शादी कर भी ली तो इस पे बाकायदा कई सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं। केरला के कई सारे केसेस हैं 2009 में जो है। आप ये बताइए कि जिस तरह से इसको दिखाया जा रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, जाहिर सी बात है एक लड़का चाहे किसी मजहब का हो और लड़की चाहे किसी मजहब की हो, अगर शादी करते हैं तो इनफरादी फैसला होता है, इससे किसी कौम या किसी मजहब का कोई लेना देना नहीं इससे। अगर कोई भी लड़का, देखिए आप जितने भी केसेस उठाएंगे ज्यादातर में ये होता है कि चाहे लड़का मुसलमान घर से हो या हिंदू घर से हो, चाहे लड़की मुसलमान घर से हो या हिंदू घर से हो, लेकिन जब वो इस तरह की शादी करते हैं तो जनरली ये होता है कि उनके घर वालों से उनका तोड़ हो जाता है और वो अलग जाके रहने लगते हैं। जनरली ये होता है, आप अगर देखेंगे तो मतलब मेजोरिटी ऑफ द केसेस ये हैं कि जिनमें आप देखेंगे कि लड़का लड़की बाहर जाके रहने लगते हैं। और जिस तरह से इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि साहब इसमें जो है फंडिंग होती है और गल्फ से जो है पैसा आता है और हलाला के तौर पर जो है पैसा आता है, तो मेरा कहना यह है कि अगर इतना पैसा इसके नाम पे फंडिंग हो रही है, इतना पैसा इनको दिया जा रहा है, तो फिर ये लोग इतनी परेशानी में क्यों रहते हैं? अगर इनको पैसा मिल रहा है तो इनको कार मिलनी चाहिए, इनको बंगला मिलना चाहिए, इनको ऐशो आराम मिलने चाहिए और तब ये शादी करें। दूसरी चीज, अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उनमें कहीं पे भी ये चीज निकल के नहीं आई है कि कहीं भी फोर्सफुली किसी लड़की को ये कोशिश की गई हो कि साहब आप इस्लाम धर्म में आ जाइए और जो है आप जो इस्लाम कबूल कर लीजिए। और ये तरीका, मेरा मानना यह है कि जो इन्वेस्टिगेशंस केरला में भी हुई है, जिसमें ये हुआ कि साहब 2006 से लेकर 2012 तक जो है वो जो है करीब 7,700 जो है 31 केसेस ऐसे हैं जिसमें डिफरेंट रिलीजन्स, मतलब अलग अलग मजाहिब से जो है लड़कियां मुसलमान हुई हैं। उसमें ये नहीं है खाली कि जो है सिर्फ हिंदू धर्म से जो है वो लड़कियां जो है मुसलमान हुई हैं, उसमें जो है क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें बौद्ध भी हैं, उसमें जैनीज भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म को उसको टारगेट किया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो हिंदुस्तान की जो यकजहती है, ये सोची समझी साजिश है बीजेपी आरएसएस की, ताकि वो 2017 का चुनाव जो है इस मुद्दे पर लड़ सके। चलिए, शबनम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और मुस्लिम मसाइल पे से ज्यादा ये जो औरतों के जो मसाइल हैं, ख्वातीन की जो इश्यूज हैं, उस पर हमेशा बढ़ चढ़ करके बोलती हैं। शबनम खान, जिस तरह से ये माशरा दिख रहा है, जिस तरह की चीजें माशरे में दिख रही हैं और जैसा अभी एक लड़की रांची की है उसको लेकर के, उसकी शादी को लेकर जिस तरह से प्रोपेगेंडा हो रहा है, आप कैसे देखती हैं सारी चीजों को? फैसल भाई, भाजपा ने ये जो आरएसएस ने मिलकर भाजपा के साथ ये लव जिहाद का जो मुद्दा छेड़ा है, मुझे लगता है ये संविधान का भी अपमान कर रहे हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के मानवाधिकारों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। आप हमारे देश में संविधान में आजादी है, सबको कोई किसी से भी शादी कर सकता है। कोई सोच समझकर प्यार करने नहीं जाता फैसल भाई। जब आप एक लड़का एक लड़की किसी से मिलते हैं
तो वो आपसी बहुत सारी चीजों से अट्रैक्ट होकर शादी की तरफ जाते हैं। और मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं कि आप 1 साल घूमे, 6 महीने साथ घूमे, महीना भर साथ घूमे, आप किसी दूसरे के वो किस जाति से आता है ये पहचान ही ना पाए। और ये तो 2 लोगों का अपना आपसी मैटर है, वो किस तरह से चाहे हिंदू मुस्लिम शादी कर रहे हो या मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी करें, ये हमारा अपना अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते। मुझे लगता है कि आरएसएस और भाजपा का, क्योंकि भाजपा फुल मेजोरिटी में आई है और उनका तो एक ही एजेंडा रहता है कि साहब सुन रहे हैं, हम लोग मित्तल साहब के पास चलेंगे जवाब देने, किस तरह से देश में आग लगाई जाए, फूट डाली जाए और राज किया जाए। और बहुत टाइम से वो इस पर काम कर रहे थे। इस बार चुनाव में वो कहीं ना कहीं उनको सफलता भी हाथ आई। लेकिन मैं आपके माध्यम से सुधांशु जी से भी कहना चाहूंगी, सुधांशु जी, देश को बांटने का काम मत करने दीजिए। आप और हमसे बहुत सारी उम्मीदें, हम लोग ने आपको वोट इसीलिए किया, लोगों ने आपसे उम्मीदें हैं, आपने विकास की बात की थी, तो विकास की तरफ ही देश को जाने दीजिए प्लीज। लव जिहाद से पाला छुड़ाइए और इन सब चीजों में हमें फंसाने की कोशिश मत कीजिए। चलिए, मकसूदुल हसन कासमी साहब, आपने इन दोनों की बात सुनी। आप ये बताइए, मजहबी तौर पे जाहिर सी बात है शादी करने में किसी से किसी को कोई परहेज नहीं है, शादी कर सकते हैं। लेकिन एक बात आती है कि अगर निकाह करना है तो जाहिर सी बात है धर्म जो है, जो मजहब है, वो आपको तब्दील करना होगा। ये एक मुद्दा है जिसको लेकर के लोग बात करते हैं। मुस्लिम रीति रिवाज से अगर शादी होती है तो निकाह जरूरी है और निकाह के लिए कन्वर्जन जरूरी है। लेकिन अगर एक हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की शादी करते हैं या मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की शादी करते हैं तो उसमें मजहबी तौर पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ये ना कहें कि वो मुसलमान हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, इस्लामी उसूल है कि लड़का लड़की अगर शादी करें दोनों का मुसलमान होना जरूरी है, चाहे लड़की हो या लड़का। बिल्कुल सही है। लेकिन जहां तक ये लव जिहाद की बात कर रहे हैं, ये तो उसके अंडर में ही नहीं आता। आप देखिए, मैं मोटी बात कह रहा हूं, इस्लाम में तो लड़का लड़की चाहे हिंदू हो या मुस्लिम कोई भी आपस में आजादाना तौर पर मिलने के लिए मना किया जाता है। भाई आजादाना तौर पर ये बात आप जो कह रहे हैं, मैं सवाल ये कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं, तो लव का तो मतलब ही नहीं है, मतलब लव पे ही पाबंदी लगा रहे हैं। जब देखिए, जब ये कहते हैं तब हम पर ना शबनम वादे, ये तो लव पे ही पाबंदी लगा रहे हैं। बात तो करने दीजिए, मैं उसको मैं उस बात को कंडेम करता भाई, ये मैं बोल रहा हूं जो किसी और दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश। मेरी बात, इनकी बात सुनने पहले बोलने तो दीजिए, ये कैसी तहजीब भाई, ये आप खुद ही बोलने के लिए आए, मैं सुन रहा था आपकी बात, बिल्कुल नहीं बोला। बोलिए नहीं, आप गलत बात अगर बोलने दीजिए, फिर आगे पास आएंगे। बोलिए। हम कोई अगर ये कहता है इस्लाम में कि आजादाना तौर पर इस तरह से मत मिलो, तो तब एक हंगामा खड़ा हो जाता है जिसकी मिसाल आप देख रहे हो। और अगर इसमें तब कहते हैं लव जिहाद है, चित भी आपकी, पट भी आपकी, ये बड़ी शर्मनाक बात है। दूसरी बात, इनको कहीं मुझे बोलने दीजिए, पहले ये तरीका नहीं होता। बोलिए। कहीं भी इस्लाम के किसी भी पार्ट में, किसी चैप्टर में क्या लव जिहाद दिखा सकते हो आप? बिल्कुल सही बात है। जो लोग या इस तरह की शादी को कहीं बढ़ावा दिया हो, ऐसा भी नहीं है। हमारे देश में, देश के कानून की जहां तक बात है, जिस तरह से हम, आप क्या कपड़ा पहन रहे हैं, अपने घर में क्या पका रहे हैं, क्या चीज आपकी मर्जी से आप खा रहे हो, इसी तरह से आप अपने मजहब को भी अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हो, मजहब को इख्तियार कर सकते हो। ये जो ये कर रहे हैं, ये बुनियादी मसलों से तवज्जो हटाने की एक इनकी साजिश है, षड्यंत्र है। 3 महीने से ये सरकार में है, देश में कुछ नहीं हुआ है, अलावा इसके कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने की कोशिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन खामोश हो जाते हैं। पुणे में एक बच्चे को मार दिया जाता है दाढ़ी और टोपी की वजह से, प्राइम मिनिस्टर नहीं आते। योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह, तमाम लोग प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कहते। एक भाजपा में और आरएसएस में एक खुफिया तौर पर एक समझौता है कि कुछ लोग हिंदू मुस्लिम झगड़े को बढ़ावा देंगे और प्राइम मिनिस्टर और वो लोग सब खामोश रहेंगे। चलिए, आप सारे लोगों की बात लेकर के, आप सारे लोगों की बात लेकर मैं सुधांशु मित्तल साहब के पास जाऊंगा। अगर सुधांशु जी से आप जवाब ले रहे हैं तो मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, इसमें जोड़ना चाहूंगी कि अगर आप लव जिहाद को सच मानते हैं तो फिर आरएसएस को जो सालों से पता चल रहा है कि फूट डालने का, आग लगाने का काम करती है, आपको उसको भी मानना चाहिए। और सुधांशु मित्तल से एक सवाल है जी, श्री शाहनवाज हुसैन साहब, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, शिवरामरियम स्वामी जी की बेटी एक मुसलमान के घर में, आपकी बात मैं पूछ लेता हूँ साहब, बताइए क्या सभी ये लोग जिहादी हैं? और आप भाजपा में जिहादी लोग हैं? कासमी साहब, इसका जवाब दीजिए मित्तल साहब।
ठीक है, खुदा के वास्ते इस देश को माफ कर दो। इस देश में कासमी साहब हम सुधांशु मित्तल साहब के पास चलते हैं। सुधांशु मित्तल जी, आपने सारे लोगों की बात सुनी। सारे लोग ये कह रहे हैं कि लड़का लड़की अगर कहीं मिलते हैं और शादी करते हैं, उनका इंडिविजुअल डिसीजन होता है। इस डिसीजन को लव जिहाद का नाम देना या इसको किसी मजहब के साथ जोड़ के देखना कहीं बहुत घटिया गंदी साजिश है। लोग यहाँ इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग इस तरह की चीज कर रहे हैं। आप इस चीज मकसूद साहब ने कहा कि आपके कुछ लीडर भी हिंदू लड़कियों से शादी किए हुए हैं। ऐसे ही हिंदुस्तान में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे टॉप ऑफिशियल्स हैं जो किसी मजहब के हैं, बेगम उनकी किसी और मजहब की हैं। इससे सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ता है? क्यों इसको आप लोग लव जिहाद का नाम दे रहे हैं? क्यों ये मुद्दा उठाते हैं? मित्तल साहब। वैसे तो जो भी मैं कुछ कहने वाला हूं उसका कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने कोर्ट की तरह निर्णय और फैसला तो पहले ही दे दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अपनी बात कहिए। मैं कमेंट्री सुन रहा था, उस कमेंट्री में तो आपने पहले कह दिया कि हम लोग गंदे। सुन लीजिए ना, मेरी बात तो करने दीजिए। आप बोलिए, अब बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोले आप, क्योंकि मैं बहुत गंभीरता से और बहुत बिल्कुल आप पूरी बात कहिए। सुधांशु मित्तल, आप पूरी बात कहिए, मेरे बीच में ना बोलिएगा। जी, पहली बात, लव जिहाद का शब्द जो है वो ना तो संघ ने इजाद करा है ना भाजपा ने इजाद करा है। ये केरला हाई कोर्ट ने 2009 के अपने फैसले में करा था, जहां उसने केरला राज्य सरकार को ये हिदायत दी थी कि ये जो है इनको जो कन्वर्जन हो रहा है शादी करवाने के बाद, लव मैरिजेस के बाद, उसको रोकने के लिए वो कारगर कदम उठाए हैं। और इसके अंदर जो आप लोग बात कर रहे हैं और जो, लेकिन मैं इसे बीच में बात रिजल्ट आ चुका है, बहुत ही छोटे मित्तल साहब, देखिए बीच में बोलना है तो बोलते रहिए। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। अब आप बोलते रहिए, फिर बीच में मतलब अगर इतनी तहजीब और सभ्यता के साथ हमें चर्चा ही नहीं करनी है तो सुधांशु मित्तल जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। दो खामोश हैं। आप एक तो आप विषय को गुमराह ना करिए। विषय क्या है? विषय विवाह नहीं है। विवाह करके धर्म परिवर्तन जो है वो विषय है। इसलिए ये जो दो लोगों के बीच में जो है शादी करने का अख्तियार हर एक को है, ये सब बातें, ये इसमें कौन सा विवाद है? विवाद है कि ये शादी के पीछे जब वो उसका धर्म परिवर्तन होता है तो विवाद है कि ये एक मकसद के साथ करवाया जा रहा है। और जो मैंने आपसे कहा, ये भाजपा ने इजाद नहीं करा। ये विषय का संज्ञान जो है भाजपा ने नहीं लिया था या कांग्रेस ने लिया था। ये न्यायपालिका ने जब लिया तो उसके बाद ये विषय की गंभीरता जो है देश के सामने आई है। प्रश्न क्या हो रहा है आज? अगर आप जब इतनी सब बातें कर रहे हैं, मैं तो इस विश्व का इतिहास देखिए। इस विश्व के अंदर माइनॉरिटीज कहती हैं कि भाई एंटी कन्वर्जन लॉ होना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी जो है उसका जो है हम पे दबाव पड़ता है और हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन हो जाता है। इसलिए एंटी कन्वर्जन लॉ की डिमांड जो है वर्ल्ड ओवर माइनॉरिटी करती है। यहां उल्टा है, ये हिंदुस्तान है साहब। यहाँ एंटी कन्वर्जन लॉ आना चाहिए, इसकी डिमांड कौन कर रहा है? मित्तल साहब, आपसे पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें, मित्तल जी, फिर तो आपको बहुत सारी चीजें उनकी माननी पड़ेंगी। बाद में मित्तल साहब, आपके पास रहिएगा। यहाँ पे वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैं देख नहीं सकता, मैं इसे सुन रहा हूँ यहाँ पे, और अगर मुझे बीच में टोका तो मेरे को उसके बाद में आगे कुछ नहीं बोलना है। नहीं, आपको नहीं टोकेंगे, लेकिन मित्तल साहब आप इतने सीनियर लीडर हैं, आपको मालूम है जब टीवी डिबेट होता है। मेरी बात सुन लीजिए मित्तल साहब, मित्तल साहब, आपको ये बात पता है, आप टीवी डिबेट में बैठते हैं कि सिर्फ एक आदमी नहीं बोल सकता है। आप बोलिएगा, लोग सवाल करेंगे। डिबेट नहीं देखा कि बीच में बोलते हुए को टोका जाता हो। नहीं, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपको पूरा समय दिया जाएगा। मैं जवाब दूंगा, लेकिन मुझे बात तो रखनी दीजिए अपनी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे समय हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुधांशु मित्तल अपनी कुछ बात कहना चाह रहे हैं, उनके पास चलेंगे, और उसके बाद उसका रिबटल शहजाद बर्नी साहब करना चाह रहे हैं और मकसूदुल हसन कासमी साहब करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा जारी रहेगी। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस
अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। एक चीज अक्सर ये कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए बहुत सारी स्कीम बनती हैं, बहुत सारे काम किए जाते हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन वो जमीन पे नहीं आ पाती हैं। सिस्टम में कंप्लेंट्स को देख के लगता है कि शायद ये इसके साथ जो नाइंसाफी हुई या जो देरी हुई है सिर्फ इसलिए हुई कि किसी पर्टिकुलर मिनोरिटी को बिलोंग करता था। मुस्लिम मसाइल पर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन कमर अहमद की बेबाक राय। सिखों के इश्यूज और क्रिश्चियंस के इश्यूज बहुत आसानी से सिस्टम में सॉल्व कर लिए जाते हैं। मुसलमानों का मसला जब आता है तो तनाजा होता है और उसमें मुतासिब लोग सामने आ जाते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी ऑर्गेनाइज्ड ये दोनों कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम कम्युनिटी नहीं। देखिए तकरार में सैयद फैसल अली के साथ इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर, हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे हैं कि लव जिहाद को लेकर ये जिस तरह की सियासत हो रही है उसका क्या मकसद है। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्समैन, बीजेपी के सीनियर लीडर सुधांशु मित्तल जी मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि शादी में कोई मसला नहीं है, अगर 2 धर्मों के लोग अगर शादी करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी करके जो कन्वर्जन होता है, मजहब बदला जाता है, उसको लेकर के दिक्कत है। और जाहिर सी बात है कि किसी भी सोसाइटी में ये एक इशू हो सकता है। लेकिन हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरशद खान साहब। उनके पास चलते हैं और बात पता करते हैं कि ऐसी क्या वजह हो गई है कि एक के बाद एक उत्तर प्रदेश से इस तरह की कई चीजें, कई खबरें आ रही हैं। अरशद खान साहब। जी फैसल भाई, बीजेपी का वजूद जब से हुआ जनसंघ से ही शुरू हुआ है। इन्होंने नफरत को हथियार बनाया है। पहले 800 साल जो मुसलमानों की हुकूमत की तारीख रही,
मुसलमानों के खिलाफ हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया और झूठ की राजनीति किया। हकीकत यह है कि 800 साल में अगर मुसलमान मोहब्बत से भी मुसलमान बादशाहों ने जी दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को इस्लाम की तरफ बुलाया होता जी तो एक बड़ी आबादी इस्लाम में आ गई होती, और अगर ताकत से चाहा होता तो भी आ गई होती। लेकिन मुसलमानों ने ना तो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मोहब्बत से इस्लाम की तरफ बुलाया और ना ही ताकत से इस्लाम की तरफ बुलाया। कहना क्या चाह रहे हैं आप अरशद साहब? हुकूमत के दौर में 800 साल हुकूमत के दौर में मुसलमानों ने सबको मजहब की पूरी आजादी दिया, सबको बराबरी दिया, हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके चले और नफरत को नहीं मोहब्बत को हथियार बनाया। और अभी बीजेपी ने उसके बाद मंदिर मस्जिद के नाम पर समाज को बांटा, फिर पूजा पद्धतियों के आधार पर, तरीके इबादत को बुनियाद बनाकर हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम किया और उसमें काफी कामयाब भी हुए। अब एक झूठी इस्तिलाह लेके आए हैं लव जिहाद, जिसका सदियों में किसी ने इसको सुना नहीं। लेकिन एक बात बताइए अरशद साहब, ये बात तो मानिएगा कि ये वाकयात हो रहे हैं। हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से शादी कर रहे हैं, मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं। ये आज की नई सोसाइटी का जो हमारा माशरा है, जिसमें हम लोग आज 21वीं सदी में हैं, इसमें ये चीज बिल्कुल आम हो गई है। बड़े शहरों में जाएं, ये बिल्कुल आम बात है। मेरा सवाल ये है कि क्या इसको किसी मजहब से जोड़ करके देखना चाहिए, किसी धर्म के साथ जोड़ करके देखना? सारी बहस इस पर है। देखिए, सुधांशु मित्तल ने भी ये कहा कि इसमें कोई एतराज नहीं, शादी होती है, लेकिन जब कन्वर्जन होता है, जब धर्मांतरण होता है, धर्म का परिवर्तन करते हैं, तब उसको लेकर दिक्कत है। मैं आपसे एक मिनट, मैं अरशद साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या जो ये चीजें हो रही हैं, इसको सिर्फ इंडिविजुअल तक रखना चाहिए या उसको किसी समाज के साथ जोड़ के देखना चाहिए? देखिए, हमारे जो मुल्क की सोसाइटी है वहां पर ठीक है, प्रेम और मोहब्बत और इश्क हो रहा है, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। जी जी जी। जो वेस्टर्न कल्चर है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, वहां तकरीबन लोगों के पास गर्लफ्रेंड भी होते हैं, बॉयफ्रेंड भी होते हैं। अरे आप ये बात नहीं है कि ये कासमी साहब ने मना किया है। मैं बीच में बात, वो यहाँ पर उसके खिलाफ है। अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की से, या कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से, या मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की, फैसल भाई ये हमारा राइट है, फैसल भाई अधिकार है हमारा। ये कोई भी लड़का लड़की किसी से भी शादी कर सकता है, आप किसी के राइट तो नहीं छीन सकते। और मैं कन्वर्जन की, फैसल भाई कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। अभी मौलाना साहब ने भी बताया, मौलाना मकसूद जी ने भी बताया कि निकाह ही करना पड़ता है इस्लाम में, और इस तरीके के केसेस ये अभी भाजपा के राज में ही निकल कर आए हैं। अरशद साहब, शहजाद बर्नी साहब ने कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं दरअसल चाहे मुसलमान हिंदू, नहीं, मैं दरअसल जाति मामला है। जी, उससे उसके घर का, समाज का, मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं दरअसल 2-3 चीजों पे, एक तो पहले मित्तल साहब का जवाब देना चाहूंगा कि जो है उन्होंने कहा कि हमें इस चीज से परेशानी नहीं है कि कौन किससे शादी कर रहा है, बल्कि परेशानी इस चीज से है कि बाद में धर्म परिवर्तन ना हो। जी, मैं शायद मित्तल साहब ने वो रिपोर्ट पढ़ी हो, जो केरला केस वाली जो रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने पढ़ा हो, तो उसमें जो उसका उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये कहा कि साहब, चिंता का विषय ये नहीं है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, चिंता का विषय ये है कि 2006 से लेके और 2012 तक जो है, मैं जरा पहले मित्तल साहब जरा गौर से सुनिएगा कि 2006 से लेकर 2012 तक जो है करीब 7,500 हिंदू लड़कियां मुसलमान हुई। ठीक है, और अगर उसके कंपैरिजन में आप दूसरी चीज देखें, उसका मुआवजा करें, तो वहीं पे 2700 के करीब लड़कियां जो हैं वो मुसलमान से हिंदू हुई। तो परेशानी इस चीज में नहीं है कि वो जो है धर्म परिवर्तन हो रहा है, जी, परेशानी इस चीज में है कि ज्यादा लड़कियां मुसलमान क्यों हो रही हैं। बीजेपी को जो परेशानी है वो दरअसल इस चीज से है। चलिए, दूसरी चीज मैं इसको आगे शहजाद बर्नी, मैं सुधांशु मित्तल की तरफ से ही आपसे सवाल करता हूं कि अगर ज्यादा लड़कियां हिंदू हो रही हैं, अगर ज्यादा लड़कियां हिंदू हो रही हैं या ज्यादा लड़के हिंदू हो रहे हैं, तो एक समाज का जिम्मेदार होने की वजह से लोगों को परेशानी तो होगी। नहीं, मैं उस पर दूसरी चीज, मैं आपकी बात को भी आगे बढ़ा रहा हूं। मैं जो बात आती है, देखिए कि कन्वर्जन हो रहा है, आप जो धर्म बदल रहे हैं, किसी धर्म का हो, पहली चीज ये है कि अगर लड़के का परिवार उसको जबरदस्ती,
अगर लड़के का परिवार उसको जबरदस्ती लड़की को हिंदू धर्म में लेकर के आ रहा है तो परेशानी है। दूसरी चीज, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर लड़के का परिवार या लड़की का परिवार उसको लड़के को बदलवा के ला रहा है तो परेशानी है। आप समझ सकते हैं कि हो सकता है प्लान वे में हो, एक सोची समझी साजिश हो, लेकिन अगर अपनी जाती तौर पर अगर लड़की चाहती है कि साहब मैं मुसलमान से शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे लिए मुसलमान हो सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? मित्तल सुधांशु मित्तल जी बड़े बहुत ही तजर्बेकार नेता हैं। अभी आपको एक तरफ तो आप ये कहते हो कि पूरा देश ही हिंदू है, मुसलमान भी हिंदू है, एक तरफ आप ये कह रहे हो, दूसरी तरफ आप जब थोड़ी बहुत वोटों के हाथ से हिंदू मुस्लिम की बात करें तो एक ही बात पर कायम रहो, क्या पूरा देश हिंदू? आप तो पूरे देश को हिंदू कहते हो। और वैसे भी आप तो कह रहे थे एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, आप हमें उस तरफ ले जाइए ना, आप हमें यहाँ का हाथ में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बनाए हुए हो, कासमी साहब की बात आपकी बात लेके चलेंगे। अच्छे दिन लाने का ख्वाब दिखाकर मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज होने वाली नरेंद्र मोदी के लिए अब उनके अपने ही मुसीबत बनते आ रहे हैं। आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत के बाद उसी तंजीम के एक और लीडर ने उनसे भी सख्त बयान दे डाला। अपने बयान में इंद्रेश कुमार ने मुल्क से एक खास तबके को जाने की बात तक कह दी। हालांकि उन्होंने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया। ऐसे में सबकी निगाहें उस मोदी सरकार की जानिब उठनी लाजमी है जिन्होंने इक़्तिदार में आने से कबल सबका साथ लेकर चलने का वादा किया था। पेश है एक रिपोर्ट। आम इंतखाबात में मुल्क की तरक्की को इशू बनाकर इक़्तिदार हासिल करने वाली मोदी हुकूमत के सामने उसके अपनी ही बड़ी मुसीबत बनते जा रही है। सबको साथ लेकर चलने का दावा और वादा करने वाली मोदी हुकूमत अभी आरएसएस सुप्रीमो के बयान से पैदा हुई सूरत-ए-हाल से बाहर भी नहीं निकली थी कि गोवा के वजीर आला मनोहर पारीकर ने एक मुतनाज़ बयान दे दिया। मनोहर पारीकर ने कहा कि बैरूनी ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को भी हिंदू लफ्ज से मुतारिफ कराया जाता है। पारीकर जोश में यहाँ तक कह गए कि खलीजी ममालिक में तो हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी हिंदू कहा जाता है, जिस पर यूपी के काबीनी वजीर आजम खान ने उन्हें तारीख पढ़ने की नसीहत दी थी। If you go to Gulf countries, even a Muslim is called as Hindu by them. इतिहास पढ़ेंगे, दोबारा सीखेंगे, नए इतिहासकारों से इतिहास सीखेंगे। बीजेपी और आरएसएस की जानिब से इश्ताल अंगेज बयानात का यह सिलसिला मुसलसल जारी है। अजमेर ब्लास्ट और सुनील जोशी कत्ल जैसी वारदातों में शामिल रहने के इल्जाम का सामना कर चुके आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने तो एक कदम आगे जाकर एक तबके को मुल्क छोड़कर चले जाने तक की बात कह डाली। हमें आपसे कोई गुस्सा से नहीं है। अगर आप भारत और भारतीय से प्यार नहीं कर सकते, आप दुनिया में जहां रहना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, हम 5-7 ट्रक में आपका माल भरेंगे, 1 साल का पूरा राशन देंगे, स्वागत सम्मान करके मालाएं डालेंगे, गले मिलकर रोकर भेजेंगे तुम बिछड़ रहे हो, और सीमा के पार 1 करोड़ के चेक के साथ भेज देंगे। आप दुनिया में कहीं जाइए। आरएसएस की हरकतों को देखते हुए टीएमसी समेत कई सेकुलर सियासी जमातों ने इस तंजीम पर मुल्क में फिरक़ेवारियत फैलाने का संगीन इल्जाम आयद किया है। टीएमसी का कहना है कि आरएसएस के लोग तालीमी इदारों में भी जिस्मानी वर्जिश के नाम पर फिरक़ेवारियत फैलाने की कोशिश में मसरूफ हैं। आरएसएस लीडरों के इस किस्म के बयानात पर कांग्रेस का कहना है कि यह मुल्क सबका है और सभी को यहाँ रहने का आईनी हक हासिल है। हिंदुस्तान जो है भारतीयों के लिए, सारे भारतीय हैं इसमें हिंदू भी है, उसका पूरा अधिकार है, अन्य धर्म के लोग भी इसमें रहते हैं, सबका पूरा, यही ब्यूटी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसी को इंश्योर किया है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी है। तो यहाँ हिंदुस्तान जो है भारतीयों के लिए है। हालांकि आरएसएस और बीजेपी इन बयानात की तरदीद भी कर रही है, लेकिन अगर इश्ताल अंगेजी और मुनाफरत फैलाने का यही सिलसिला जारी रहा तो नाजुक हालात से गुजर रहे मुल्क में अमन व अमान कैसे कायम रह पाएगा। आरएसएस की इस ज़ेर-अफ़शानी पर हुकूमत की खामोशी भी एक बड़ा सवाल पैदा कर रही है। तो क्या मोदी हुकूमत के आने से पहले मुल्क के अमन व अमान को खतरे का जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा था वो सही साबित होने जा रहा है, या फिर ऐसे बयानात पर कानून आज खुद नोटिस लेकर कोई कार्रवाई करेगा? आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। नाजरीन, आपने ये रिपोर्ट देखी किस तरह से कुछ लोग बयानात दे रहे हैं। अभी इंद्रेश कुमार की बाइट हमने आपको दिखाई। उन्होंने बहुत खुल करके ये कहा कि जिन लोगों को नहीं रहना है, एक तबके का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि वो चाहें तो उनको मुल्क से बाहर भेजा जा सकता है और 1-1 करोड़ का चेक भी दिया जा सकता है, राशन भी दिया जा सकता है। शबनम खान, आपने बात सुनी इंद्रेश जी की, क्या कहिएगा?
फैसल भाई, मुझे तो सुनकर ही हंसी आ गई और शर्मिंदगी भी हुई कि इस तरीके की बात करते हैं। इंद्रेश जी से पूछिए, आप बहुत सालों से राष्ट्रवादी मुस्लिम की संस्था लेकर क्यों घूम रहे हैं? फिर आप एक एक मुसलमान के घर जा जाकर उसको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? फिर आप क्यों मुसलमानों को जाकर मीटिंग बुलाकर उनके पीछे घूमते हैं? अगर आपको मुसलमानों से इतनी तकलीफ थी तो आप मुसलमानी संस्था बनाकर क्यों घूम रहे हैं? सुधांशु मित्तल साहब, आपने अभी इंद्रेश कुमार साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा है, आपने भी सुना होगा, कि कुछ लोगों को छोड़ करके मुल्क चले जाना चाहिए और जाने की पूरा इंतजाम वो कर देंगे, ट्रकों पे सामान लाद देंगे और बॉर्डर पे ले जाकर के 1-1 करोड़ रुपए का चेक दे देंगे। ना जाने कितने पैसे उनके पास हैं। और इस तरह की इसकी भी जांच होनी चाहिए। आप इतने सीनियर लीडर हैं सुधांशु मित्तल साहब, ये बताइए कि जिस दौर में आप लोगों ने जो सुना, जी आप उस पर जवाब दे दें। आप लोगों ने जो सुना और उसका, हाँ वही दे रहा हूं, और उसका जो आपने उसका डिस्टॉर्शन करा, आप लोगों को भी, मैं तो हैरान हूं कि आप लोग कैसे कर सकते हैं इस बात को। मेरा एक उन्होंने क्या कहा, जिस व्यक्ति को भारत से और भारतीयता से परहेज है वो जा सकता है। क्या गलत कहा है? बिल्कुल सही है। भारत आपकी बात बिल्कुल सच है। सुधांशु मित्तल जी, हमारे पिता लड़े हैं भारत के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग एक मोड़ आ गया। मित्तल साहब, ये मोहतरमा जो बैठी है, इनकी भाषा और इनके दिमाग के अंदर, मतलब हमारा दिमाग एकदम ठीक है, इंद्रेश जी का दिमाग ठीक करिए। मुस्लिम सम्मेलनों को लेकर खुद ही आयोजित करते हैं, एक मुसलमान के घर जाते हैं, पूछिए जरा उनसे आप। मैं फैसल भाई, हिंदुस्तान, मित्तल जी एक सवाल सुन लीजिए। को जो नहीं मानता हो, सुधांशु जी, तरफदारी कर सुधांशु जी, मेरे पिता ने तो 1962 और 65 की लड़ाई लड़ी है। आप कौन से बॉर्डर पे गए हो, बताइए जरा। सुधांशु मित्तल साहब को बोलने दीजिए, फिर आप लोग सवाल कीजिए। एक छोटा सा सवाल, देश को नहीं मानता, और ये किसके परिप्रेक्ष्य में था? आप लोग झूठ बोलते हैं। मित्तल जी एक सवाल सुन लीजिए, मेरा एक छोटा सा नहीं है। एक सवाल जी कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोलते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल सुन लीजिए। इंद्रेश जी सच बोल रहे हैं वहां बैठकर। अलगाव वाली बात ही थी। अरे मित्तल जी एक सवाल तो सुन लीजिए। आप यहाँ पे धर्म के झगड़े करवाना चाहते हैं। एक सवाल बोल लेने दीजिए। ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे बात नहीं। किस तरीके आप जिम्मेदार प्रतिक्रिया कर रहे हैं? झगड़े कराना आपका काम है, हमारा नहीं। हम तो सामाजिक लोग हैं, एक सूत्र में पिरोने की बात करते हैं। सारे समाज को सम्मान के साथ एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। अरे मित्तल जी मेरा एक सवाल, एक मिनट, देखिए ऐसे बात नहीं हो पाएगी। सुधांशु जी बोलने दीजिए, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। ये किससे जो ये सीख के आई है कि मुसलमान की बात हो रही है यहाँ पे? नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, छोटा सा। यू आर एन अपॉलॉजी ऑन दिस कंट्री। नहीं, अपॉलॉजी देखिए, वो भारत को करनी पड़ेगी। इंद्रेश जी को मांगनी चाहिए माफी। जो जना इस देश को नहीं मानता उसको रहने का हक होना चाहिए यहाँ पे। नहीं, मेरा एक सवाल है छोटा सा। आप लोग ढूंढिए ना उन लोगों को जो भारतीय नहीं मानते, बात कह लीजिए। ढूंढिए। सुधांशु जी एक मिनट, जो यहाँ देश को नहीं मानता उसके लिए कहा जाए कि देश इसी पे मेरा सवाल है कि मित्तल साहब ये सुनिए। वुमन आप लोग ऐसे बोलिएगा और नहीं सुनेंगे। आप एक सवाल जाइए, आप उसको धर्म से जोड़ रही है, मुसलमानों को बदनाम कर रही है। सुधांशु जी आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली। सुधांशु जी ने जो कहा उसको सुन लीजिए पहले, ऐसे नहीं बोलिए। सुधांशु मित्तल का ये कहना है कि जो अगर भारतीय नहीं है और भारतीयता में यकीन नहीं रखता है, भारत के प्रति उसका प्यार नहीं है, जितना मैंने समझा उनकी बात, वो अगर चाहे तो उसको जाना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं। मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग ऐसे बात कीजिएगा तो बात नहीं हो पाएगी। सुधांशु मित्तल ने कुछ चीजें ऐसी कही जिसका जवाब उनको भी देना होगा। ये कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है सुधांशु जी, जो बात आप कह रहे हैं हर भारतीय और कोई आदमी आपसे या हमसे कम भारतीय नहीं है, किसी को भारतीय होने का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हम भी उतने ही भारतीय जितने आप हैं और आप भी उतने ही भारतीय जितने हम हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो लोग अलगाववादी हैं उनको बाहर जाना चाहिए। जिसको नहीं बनना है उन्होंने कहा मेरा इसी में बीच में अरे भारतीय बनने के लिए आपसे सर्टिफिकेट लेंगे क्या? मित्तल जी एक बात मुझे बताइए जरा आप। उसके लिए कहा अब दूसरों की बात भी सुन लीजिए आप। यहाँ वक्त हो जाए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो शहजाद बर्नी कोई सवाल करना चाहते हैं और उसके बाद मकसूद साहब के पास जाएंगे। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवा, आलमी समय सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर, हलचल पड़ोसी मुल्क की या सात समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवा, आलमी समय सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। बदलते हुए आलमी मनजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले नाज़रीन, आपने देखा किस तरह गर्मा गर्म बहस हो रही थी। सुधांशु मित्तल ये कह रहे हैं कि अगर कोई भारतीय नहीं है, भारतीयता पे उसका विश्वास नहीं है, अगर उसको मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए अगर इंद्रेश जी ने कोई बात की है तो इसमें क्या हर्ज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुधांशु मित्तल कि अगर ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने कहा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो जनरल परसेप्शन लोगों ने लिया है वो ये कि शायद उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा है, लेकिन सुधांशु मित्तल ने इस बात को मना किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने सिर्फ ऐसे लोगों के बारे में कहा है जो मुल्क के गद्दार हैं। अगर ऐसा सुधांशु जी मानते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ सुधांशु मित्तल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक के बाद एक कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं समाज में जिसको लेकर आपको भी चिंता होनी चाहिए कि ये मुल्क की खूबसूरती है कि यहां मिलजुल करके लोग रहते हैं। एक के बाद एक कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे कहीं ना कहीं मुल्क का जो सेकुलर फैब्रिक है वो शायद कहीं थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। उसी सिलसिले में आपसे मकसूदुल हसन साहब कोई सवाल करना चाह रहे हैं। सुधांशु साहब। मित्तल जी, मेरे आपसे एक सवाल है, आप बराए मेहरबानी जरा काम डाउन होकर के मेरा सवाल सुनिए। आपने ये कहा जो देश को नहीं मानता उसको देश को से बाहर चला जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अरुणाचल, मैं उन इलाकों में होकर आया हूं, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपाल के उत्तर, वहां पर हिंदुस्तानी झंडों को नहीं लगाया जाता बल्कि चाइनीज झंडे लगाते हैं बहुत से लोग। और वहां पर आपने कभी गए क्या आप वहां? क्या उन लोगों को समझाया? क्या आपने कहा कि ये लोग भारत छोड़ के चले जाए? चाइनीज हमारे इलाके में चाइना घुस गया, आपसे या आपके संघ परिवार से किसी की तरफ से कोई लफ्ज नहीं निकलता, पूरा संघ परिवार को
एक खामोश है, बिल्कुल मौन सूझ जाता है। मेरा एक छोटा सा सवाल सिर्फ आप एक ही कम्युनिटी को सिर्फ टारगेट करते हैं? मेरा इतना सवाल का जवाब मित्तल साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं छोटा सा कि चलिए हम चलते हैं लखनऊ में अरशद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस पूरे तनाजे में, जाहिर सी बात है अगर बात करें कि एक के बाद एक जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये चीजें हो रही हैं, क्या उत्तर प्रदेश में ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है? कभी बदायूं का मामला होता है, कभी उसके बाद दूसरी चीजें होती हैं, और उसके बाद जो लोग इस तरह की चीजों में मुलविस हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार सिक्योरिटी भी देती है, और पूरे तौर पे उत्तर प्रदेश के खिलाफ ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों का मानना है, सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, कि एक साजिश के तहत उत्तर प्रदेश में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, वहां सेकुलरिज्म का जनाजा निकल गया है, वहां पे औरतें महफूज नहीं है। इन सारी चीजों को आपके नेता और आप कैसे देखते हैं? देखिए, सेकुलरिज्म भी महफूज है, औरतें भी महफूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। मैं आपको पीछे ले चलना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव के पहले 2.25 साल तक नीतीश कुमार यहां माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही जी। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी जगह पर कोई मर्द या औरत मारकर या बलात्कार करके उसको पेड़ पर नहीं लटका मिला। 2.25 साल में एक भी लाश नहीं मिली पेड़ पर लटकी हुई। लेकिन जब ये बदायूं में क्या हुआ हो गए, केंद्र में बीजेपी की सरकार बन गई, तो नाज़रीन हमारा राब्ता टूट गया है अरशद साहब से। शहजाद बर्नी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानना चाहते हैं। शहजाद साहब, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, मुझे ये बताइए कि इससे समाज में किस तरह की परेशानी आएगी? आपको नहीं लगता है कि 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया मरीख पे जा रही है, मांस पे जा रही है, हम इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं और इस बात पे पूरे टीवी चैनल्स, पूरी मीडिया जो है इस पे लगी हुई है, इस पे डिस्कशन कर रही है कि रकीबुल हसन उसका सही नाम है एक बंदे का, या रंजीत कोहली नाम है? मुझे ये बताइए कि इस पूरे तनाजे में मीडिया का जो रोल है वो भी कहीं ना कहीं, दरअसल मेरा अपना मानना यह है इसमें कि जितने भी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो किसी भी सियासी तंजीम से है, चाहे वो बीजेपी से है, चाहे वो समाजवादी से है, चाहे वो कांग्रेस से है, किसी भी सियासी तंजीम से जो भी जुड़ा हुआ है, अगर कोई भी इस तरह का कोई भी बयान देता हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि साहब अगर वो हमारी एक उठा के लाएंगे तो हम उनकी 100 उठा के लाएंगे, तो मैं इस चैनल के जो माध्यम से मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या जो वो 100 उठा के लाएंगे, क्या वो हिंदुस्तानी लड़की नहीं है? जी, वो भी हिंदुस्तानी लड़की हैं। दूसरी चीज जो अभी मित्तल साहब ने कहा कि साहब जो सुधांशु जी ने जो इंद्रेश जी ने जो कहा है कि साहब अगर कोई भारतीयता से दूर जाता है तो हम उसे 1 करोड़ रुपए देंगे। पहली चीज कि क्या आप उसे इनाम दे रहे हैं भारतीयता से दूर जाने का? भाई अगर कोई आदमी भारतीयता से दूर जाना चाहता है तो उसे तो सजा देनी चाहिए आपको। आप उसे 1 साल का इनाम दे रहे हैं, आप उसे रोटी दे रहे हैं, आप उसे 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तीसरी चीज यहीं पे देखिए सवाल में सवाल निकल के आते हैं। तीसरी चीज, बहुत सारे कश्मीरी ऐसे हैं जो कहते हैं साहब हम भारतीयता से दूर जाना चाहते हैं, तो आपने उन्हें तो अभी तक नहीं भेजा भारतीयता से दूर। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कश्मीरियों को भारतीयता से दूर भेजा? नहीं, अगर मैं नहीं कहना चाहता है, मैं जो है मित्तल साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि जो इंद्रेश जी के जो पर्सपेक्टिव में वो बात कर रहे थे साहब, उन्होंने कहा कि जो लोग भारतीयता से दूर जाना चाहते हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर कश्मीरी लोग भारतीयता से दूर जाना चाह रहे हैं तो क्या आप कश्मीर उन्हें दे देंगे अलग? तो ऐसी बातें कीजिए जो प्रैक्टिकल हो, जो चीजें समझ में आए, सामने दिखाई दें लोगों को। इमोशनल में मीडिया का रोल आप कैसे देखते हैं? मीडिया का रोल, मेरा एक सवाल है शहजाद कि जाहिर सी बात है ये एस्टेब्लिश हो गया कि रांची वाले कांड में जो वाकया हुआ है उसमें जो एक्यूज्ड है उसका नाम रंजीत कोहली है। उसके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे एक सेक्शन है मीडिया का जो बार बार उसको रकीबुल हसन कहकर। नहीं, मेरा उस पर एतराज, मेरा उस चीज पे देखिए, मेरा इस चीज पे एतराज नहीं है कि वो रकीबुल हसन करें रंजीत करें। एतराज मेरा इस चीज पे है कि जिस चीज पे मीडिया को बहस करनी चाहिए थी उस चीज पे नहीं हुई कि वो लड़की को पीटा गया, चाहे वो रकीबुल हसन ने पीटा, चाहे उसे रंजीत ने पीटा। बहस इस बात पे होनी चाहिए कि साहब उसे पीटा क्यों गया, और उसे अभी तक, चाहे वो रंजीत है चाहे वो रकीबुल हसन है, बहस इस बात पे होनी चाहिए कि उसे अभी तक सजा क्यों नहीं मिल रही।
बहस इस बात पे हो रही है कि वो रकीबुल हसन है या रंजीत है। भाई कब तक ये रकीबुल हसन और रंजीत करते रहोगे? आप एक चीज पे लेके आए कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी और इंसानी हुकूक की बात आएगी तो यहाँ पे सब हिंदुस्तानी है। उस तनाजुल में आप बात कीजिए, ना कि इस चीज पे कि साहब ये रकीबुल हसन है। ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरा मामला हो रहा है, आप देख रहे हो जब टीवी चैनल ऑन कीजिए तो हर वक्त यही बहस चल रही है, चाहे कोई चैनल हो, कि रकीबुल हसन ने ऐसा क्यों किया। शहजाद बर्नी ने एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया है कि जांच इस बात पे होनी चाहिए था। अफसोस की बात यह है कि उस लड़की के साथ जिस्मानी ज्यादती हुई, उसके साथ मारपीट हुई, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ इस पे हो रही है कि वो रंजीत है या रकीबुल हसन है। बात इस पे हो रही है कि उसने नमाज का पढ़ना शुरू किया है, उसने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा। आप इस पूरी चीजों को क्या देखते हैं? कोई एक साजिश है या एक टीआरपी का गेम चल रहा है टेलीविजन चैनल पे, इसलिए ये चीजें हो रही हैं? देखिए, ये अभी इसको उस दर से देखिए, जब जनरल इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त में एक नया तरीका था। वो ये था कि संघ परिवार और पूरे नरेंद्र भाजपा की मुकम्मल खबरों को एक एक चीज को दिखाया जा रहा था। अब दूसरी बात है, आज सवाल ये है कि जिस तरह के आप बात कर रहे हैं कि लव जिहाद की गुफ्तगू, कभी रकीबुल हसन, कभी वो रंजीत, कभी कुछ, ये नॉन इश्यूज हैं। ये वो इश्यूज हैं जिसकी वजह से इस सरकार की जो फेलियर है, नाकामी है, वो दब रहा है। इश्यूज पे महंगाई है, देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। नरेंद्र मोदी साहब ने जो ख्वाब दिखाए थे उसमें से एक भी ख्वाब इन्होंने पूरा किया है क्या? देश को जो इन्होंने अच्छी बातें बताई वो गुफ्तगू नहीं है। ये तमाम मीडिया जो है, मीडिया का एक हिस्सा एक कॉन्स्पिरेसी के तहत नॉन इश्यूज को बढ़ावा दे रहा है, जिसकी वजह से जो रियल इश्यू है इस देश के करप्शन का मामला है, इस देश में भुखमरी का मामला है, इस देश में बिजली का मामला है, इस देश में पानी का मामला है, महंगाई का मामला है, वो तमाम दब रहे हैं। और मीडिया इस तरह के काम करके अपने अपना जो फर्ज है, जो उसकी जिम्मेदारी है, उससे बच रहा है। नहीं, देखिए, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं मकसूद कि जितनी बड़े वादों के साथ ये मोदी सरकार जीत के आई थी, मोदी साहब को जितना मैंडेट मिला था विकास का, सबका साथ का और सारे लोगों को साथ लेकर चलने का, शायद उन चीजों में वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो अपनी खामियों को छुपाने के लिए इस तरह की चीजें मीडिया में आ रही हैं। लेकिन ये बताइए कि मीडिया का इसमें क्या फायदा है? नहीं, मीडिया का फायदा है, अभी बातें आई थी। देखिए, मीडिया का फायदा, मीडिया को मीडिया, देखिए, मीडिया पे आप इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकते, इसलिए वही दिखाता है जो दिखता है। मैं तमाम मीडिया को नहीं कह रहा। आप जानते हैं जिस वक्त इस देश में अच्छी तरह से याद है, अरशद साहब के पास चलते हैं लखनऊ, उसके बाद आपके पास वापस आएंगे। जिस वक्त देश में महाराष्ट्र में किसान खुदकुशी कर रहे थे, वहां मुंबई में एक बाजारे हुस्न चल रहा था, हुस्न का मुकाबला, तो पूरा मीडिया वो दिखा रहा था कि इस एक औरत के जिस्म से कपड़ा गिर गया, अधनंगी हो गई, वो दिखाया पूरी मीडिया ने। लेकिन किसी भी किसान की खुदकुशी का एक बहुत बड़ा सवाल ये है, मीडिया अपनी जिम्मेदारी को पूरा हमारे साथ अरशद साहब है। अरशद साहब, यहाँ पे मकसूद हसन कासमी साहब है, जो कह रहे हैं कि चूंकि जो बीजेपी की सरकार आई है, शायद वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह की चीजें बीच बीच में निकाली जाती हैं ताकि लोगों का जो जहन है वो जो खास मुद्दे हैं, जो आम अवामी मुद्दे हैं, उससे हटें। क्या कहिएगा? नाज़रीन, लखनऊ से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम यहाँ पे शहजाद बर्नी से जानना चाहते हैं कि जो बात ये कह रहे हैं मकसूदुल हसन साहब, कुछ सच भी हो सकता है, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर कोई मॉडल के साथ किसी तरह की कोई बात होती है तो उसको दिखाया जाता है, लेकिन गरीब किसानों की बात नहीं दिखाई जाती। ये एक बहुत लंबी बहस है और उसमें अगर हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है, मीडिया की अपनी जरूरत होती है, अपनी रिक्वायरमेंट होती है और सारे तबके को हमको दिखाना होता है। ऐसा नहीं है कि किसानों की बातें नहीं दिखाई जाती, लेकिन हर मीडियम की एक रिक्वायरमेंट होती है मौलाना, इसलिए ये सारी चीजें आती हैं। दूसरी बात ये कि जो इल्जाम नरेंद्र मोदी के ऊपर लग रहा है, आपको नहीं लगता है कि अभी तो 3 ही महीने हुए हैं, मौलाना कह रहे हैं कि नाकामयाब हो गए? आप जो है, मैं देखिए बड़े इत्तेफाक की बात है, मैं अभी फेसबुक पे एक चीज पढ़ रहा था कि साहब एक जो है मोदी भक्त जो है, वो जैसे ही मोदी जी इलेक्शन जीते वो जो है बेहोश हो गए। तो अब उनको जो 3 महीने बाद होश आया तो उन्होंने उठते जो है सबसे पहले सवाल किए, क्या देश जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो गया? ठीक है, क्या जो है काला धन गिनने में कितना वक्त लगा? ठीक है, तो ये सब चीजें वो हैं, क्या जो है जो खाने पीने की जो चीजें हैं वो फ्री कर दी गई। तो ये वो सारे वो सपने हैं जो हिंदुस्तान में दिखाए गए लोगों को।
नहीं, इसमें एक चीज मुझे बताइए कि ये बात भी सही है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी ये लगती है कि हमेशा हम लोग ये बात करते हैं कि अगर किसी ने इंद्रेश कुमार ने कोई बात कह दी या किसी और बीएसपी के लीडर ने कुछ बात कर दी, हम लोग सीधे उसे लेकर के बीजेपी पर अटैक करते हैं। ये कितना मुनासिब है? नहीं, देखिए मेरा अपना मानना यह है कि जब आप किसी भी चीज से जुड़े हुए हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूं, और अगर मैं कोई बात कहता हूं तो उसमें यह बात जरूर आएगी कि साहब अलीगढ़ के जो लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। मैंने ये सवाल इसलिए किया है, मैंने शहजाद इसलिए ये सवाल किया, मकसूद साहब से जानना चाहेंगे, मैंने ये सवाल इसलिए किया कि लव जिहाद पर किसी भी बीजेपी के लीडर का कोई खास कोई कमेंट नहीं आया है। जो बातें आ रही हैं, चाहे वो इंद्रेश जी की आई हो या किसी और की आई हो, लेकिन बीजेपी का कोई लीडर इस पे खुल के कोई बात नहीं कह रहा है। हम क्यों उनके ऊपर शक कर रहे हैं? सवाल मेरा एक सवाल है, मुझे बोलने दीजिए इसमें, मुझसे पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि पूरे संघ परिवार, आप सही कह रहे हैं कि कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या उनको सख्त से सख्त सजा दें, उनको कानून के हवाले करें? क्या एक अकबरुद्दीन अवैसी जेल में चले जाते हैं, वो जेल के काट के आते हैं, लेकिन तोगड़िया जी पूरे देश में दनदनाते घूमे रहते हैं और वो कहते हैं कि मुसलमानों तुम्हें आप ये कह रहे हैं भूल गए गुजरात को, तुम गैर जानिबदार से सरकार को काम करना है, नहीं कर रही। सरकार की जवाबदारी कहाँ है? सरकार की जिम्मेदारी कहाँ है? सरकार अपनी जिम्मेदारी कहाँ अदा कर रही है? नरेंद्र मोदी जी ये आपको शिकायत इससे है कि अगर कोई स्टेटमेंट अकबरुद्दीन देते हैं, हालांकि उन्होंने भी जो कहा उसको की कोई तायद नहीं करता, कंडेम करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम ये भी कहते हैं वो जेल में गए वो सही गए, तोगड़िया के साथ हम ये भी कहते हैं जो वो जेल में गए वो सही गए, लेकिन इतने ही डिग्री की सजा तोगड़िया जी को, गिरिराज किशोर जी को, और इस तरह से ये जो योगेंद्र आनंद जो अभी जो आदित्यनाथ जी, इनको भी तो देनी चाहिए इसी डिग्री की, ताकि देश के लोगों को ये पता लगे। बल्कि आप तो उल्टे संगीत सोम को रिवार्ड दे रहे हो और उनको जेड प्लस की सिक्योरिटी दे रहे हो, ये बताने के लिए कि वो मार काट करो और आपको इनाम मिलेगा। मकसद में जो लव जिहाद का मामला है या हिंदू राष्ट्र की बात होती है, इसमें आप लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं जानिबदार तरीके से काम कर रही है सरकार। आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरा अपना मानना है, देखिए जो इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दिया अभी कि साहब अगर हमारे यहाँ पे लोग आएंगे, हिंदू कन्वर्जन होगा, ठीक है, मुसलमान जो है हिंदू होंगे तो हम उन्हें जो है गंगा जल से पवित्र करेंगे, ठीक, शायद आपने सुना होगा जी, ठीक है। तो मेरा अपना मानना यह है कि देखिए यहाँ पे दोनों तरह से पवित्र होते हैं लोग। यहाँ पे जो है अगर अजमेर शरीफ जाते हैं तो भी पवित्र हो रहे हैं, अगर गंगा स्नान करते हैं तो भी पवित्र होते हैं, ठीक है। तो ये सबका अपना अपना मानना है, आप इन चीजों को सुना बनाए। आखिर में एक बहुत अहम बात कही है कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ गंगा स्नान करके भी लोग पवित्र होते हैं और अजमेर शरीफ जाकर के जियारत करके या निजामुद्दीन जाकर भी लोग फैजाब होते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है और यहाँ पे कई मजहब के लोग रहते हैं और इस मुल्क की खूबसूरती यह है कि यहाँ सारे लोग एक तरह से अपने हुकूक के साथ रहते हैं। जिस दिन ये होने लगा कि एक की बर्तरी दूसरे पे हो, उस दिन इस मुल्क में एक हाहाकार मच जाएगा। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समयलाइव.com। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।